Guys, welcome to the part 11 of the opioid series. ऑलमोस्ट सारे सिस्टम हम कवर कर चुके हैं फार्माकोडायनेमिक्स में फार्माकोकाइनेटिक्स भी कवर हो गई है मोस्टली. सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस. और अगर शॉर्ट वीडियो हुई तो आई ट्राई टू कवर ओपियोइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जीसिया ऑल्सो. देख लेंगे, अलग से बना देंगे. ओवरडोज का भी थोड़ा सा बात कर लेंगे इसी में. तो इम्पोर्टेंट क्या है, टॉलरेंस की पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. ठीक है, दोनों ही चीज़ें इट डेवलप्स आफ्टर द क्रॉनिक यूज़ ऑफ ओपियोइड्स. क्रॉनिक यूज़ से क्या समझे तुम लोग कि बहुत ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट ओटी में आया और तुमने उसको फेंटा से प्री मेडिकेट कर दिया तो वो टॉलरेंस बिल्ड हो जाएगी. ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या तो वो फेंटा एडिक्ट होना चाहिए या बुप्रेनॉर्फिन पैच वगैरह जो कार्सिनोमा के पेशेंट यूजुअली ले रहे होते हैं, है ना, मेट्स वाले. तो उस केस में टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस बिल्ड हो जाती है. पहले टॉलरेंस की बात करते हैं. व्हाट इज टॉलरेंस? इट इज द इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपियोइड्स टू अचीव द सेम एनाल्जेसिक इफेक्ट. याद है मैंने पहले बात करी थी डोज डिपेंडेंट एक्शन की. अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ. एक चीज़ थी डोज डिपेंडेंट एक्शन. ठीक है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स. तो उसमें एक तो नॉजिया वॉमिटिंग था, प्रोराइटिस था और सेडेशन एनाल्जीसिया था. ठीक है, तो एनाल्जीसिया हमारे लिए मोस्ट डिजायर्ड इफेक्ट है, इसीलिए ओपियोइड पढ़ रहे हैं, इसीलिए एनेस्थीसिया प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग, दर्द की वजह से. ठीक है, तो दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही है और वो डोज जितनी तुम पहले दे रहे थे वो काम नहीं आती है, और डोज देनी पड़ती है, और डोज देनी पड़ती है. धीरे धीरे पेशेंट की टॉलरेंस बढ़ने लगती है उतने ही सेम डोज के लिए, तो तुम्हें डोज बढ़ानी पड़ती है. एक और कॉन्सेप्ट होता है टेकीफाइलेक्सिस का. वो क्या होता है? वो तब होता है जब एक्यूट कोई ऐसा ड्रग है, ये यूजुअली इस केस में नहीं होगा ओपियोइड में, बट बाकी कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे SNP हो गया, NTG हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब ना. तो दे डेवलप एक्यूट टॉलरेंस. इनके रिसेप्टर सेंसिटिव हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज होने लग जाते हैं, तो उनका इफेक्ट आना बंद हो जाता है. डिजायर्ड इफेक्ट जैसे वेजोडाइलेशन होता है उनका. तो दैट इज़ कॉल्ड टेकीफाइलेक्सिस. डेफिनेशन का पार्ट था इसलिए बता दिया, यहाँ रोल नहीं है, यहाँ पे टॉलरेंस का खेल है सारा. ठीक है, अब इससे पहले कि हम बात करें आगे एग्जाम्पल्स की, एक और चीज़ बताता हूँ फिजिकल डिपेंडेंस के बारे में. फिजिकल डिपेंडेंस क्या होगा? दो चीज़ें होती है. टॉलरेंस का मतलब कि डोज धीरे धीरे डिजायर्ड इफेक्ट जो भी चाहिए हमें, जैसे एनाल्जीसिया यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर ड्रग की, जैसे यहाँ पे ओपियोइड की बढ़ रही है. ठीक है. दूसरा क्या है फिजिकल डिपेंडेंसीज? अगर तुमने सडनली वो ड्रग बंद कर दी, ठीक है, इस केस में ओपियोइड को अगर बंद कर दिया, मॉर्फिन ले रहा था, बुप्रेनॉर्फिन ले रहा था, जो भी ले रहा था, बंद कर दिया, तो उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स होंगे बॉडी में, दैट इज़ योर विड्रॉल सिम्टम्स. ठीक है, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स इज एग्जाम्पल ऑफ योर फिजिकल डिपेंडेंस की पेशेंट वॉज फिजिकली ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ड्रग. नाउ यू हैव स्टॉप द ड्रग, तो यू आर हैविंग सम सिम्टम्स विच आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट वॉज टेकिंग द ड्रग. अब छोड़ दिया इसलिए उसको होने लग रही है चीज़ें. तो इसको समझते हैं कैसे काम करती है, क्यों हो ही क्यों रहा है विड्रॉल सिम्टम्स. फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं. पहले तो होता क्या है, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आने लगेंगे पेशेंट को, सिंपैथेटिक सर्ज होगा, डायरिया होगा. अब एक एक करके बात करते हैं. ठीक है, क्रॉनिक ओपियोइड यूज में क्या होगा कि जो हमारा लोकस सेरिलियस होता है, जो हमारा मिड ब्रेन में होता है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल के पास, वहाँ पे जो एंडोजेनियस नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर्स होते हैं हमारे, वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस कम होने लगती है, क्योंकि क्रॉनिकली वो ओपियोइड से एक्सपोज रहता है. तो नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल ब्रेन के लेवल पे भी कम होने लग जाते हैं. दूसरा GI मोटिलिटी पे इफेक्ट डालता है. ठीक है, और पेन परसेप्शन विद टाइम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओपियोइड ले ही रहा है क्रॉनिकली. तो जैसे ही वो छोड़ देगा, जैसे ही मतलब फिजिकल डिपेंडेंस तो हो गई है, जैसे ही विड्रॉ कर लेगा वो ड्रग से, तो रीबाउंड होंगे, सारे चेंजेस अपोजिट में होंगे जैसे वो छोड़ेगा विड्रॉल सिम्टम में. तो नॉरएपिनेफ्रिन सर्ज आएगा. नॉरएपिनेफ्रिन सर्ज क्यों आएगा? क्योंकि एंडोजीनस जो थे वो वाले जो डिक्रीज रह रहे थे ओपियोइड की वजह से, अब वो एकदम से बढ़ने लगेंगे वापस. तो हाइपर एड्रेनर्जिक स्टेट में चला जाएगा पेशेंट.
ठीक है। दूसरा, जीआई मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से हमारा डायरिया हो जाएगा और पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो अब पेशेंट को पेन ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाएंगे हमारे पेन रिसेप्टर्स, पेन नर्व फाइबर जो है हमारे, जो पेन कैरिंग नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसके अंदर, एनी सर्च, नॉरेपिनेफ्रिन सर्च, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पेन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। दीज आर द रीबाउंड इफेक्ट्स दैट आर अकरिंग, बेसिकली दे आर द विड्रॉल सिम्टम्स। अब अगर विड्रॉल सिम्टम की हम अर्ली और लेट की क्लासिफिकेशन देखें तो वो ऐसी होती है, कुछ सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स होंगे जो 6 से 12 घंटे में आ जाएंगे, और लेट होंगे जो 36 से 72 आवर्स के बीच में आ जाएंगे। 72 कहते हैं ना हिंदी में। तो अर्ली और लेट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली में यॉर्निंग आती है पेशेंट को, स्वेटिंग होती है, लेक्रिमेशन होती है, राइनोरिया होती है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद एसएनएस है कि पीएनएस है। अल्टीमेटली स्ट्रेस की वजह से सबकी चीज़ें हो रही है, स्वेटिंग एसएनएस की एक्टिविटी से, लेक्रिमेशन पीएनएस का इम्बैलेंस, तो ये सब होता ही है। फ्लू लाइक सिम्टम्स है ना, तो ये वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है ये वाली चीज़, और ये एसएनएस एनी सर्च की वजह से। ठीक है, इसके अलावा एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा पेशेंट को, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, बकचोद, सॉरी। एमएसके मतलब मस्कुलोस्केलेटल में माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, सेम फ्लू लाइक सिम्टम्स, और एनोरेक्सिया, नोजिया। ठीक है, अब अगर लेट सिम्टम्स की बात करें तो जीआई के अंदर वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये ही बता दिया ना, जीआई मोटिलिटी जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें होने लगेगी। पायलोरेक्शन, ये भी उसका ही पार्ट हो गया सिंपैथेटिक सर्च का। चिल, फीवर, हार्ट रेट बढ़ रहा है, स्वेटिंग, डायलेटेड प्यूपिल, ये सारे सिंपैथेटिक हो गए। ठीक है, मिक्स्ड है, बट अल्टीमेटली तुम्हें मोटा मोटा क्या याद रखना है कि अर्ली के अंदर यूजुअली हमारे ये सारे मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और लेट के अंदर हमारे मोस्ट कॉमन कौन से हो जाएंगे, ये वाले, और जीआई के सिम्टम्स जो है। बाकी इंसोम्निया, एजिटेशन, ट्रेमर, यॉर्निंग, ये सब तो कंटिन्यू रहेगी। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स, यहीं पे ख़त्म करते करके। अब हमने इफेक्ट की बात कर ली थी ना कि 3 चीज़ें थी, एनी सर्च, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज और पेन, तो उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। एनी सर्च को कम करने के लिए, एनी मतलब नॉरेपिनेफ्रिन, ठीक है, तो क्लोनिडिन, लुफेक्सिडिन। क्लोनिडिन क्या हो जाएगा, हमारा ये जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उन पे इफेक्ट डालता है, तो हमारे जो प्री साइनेप्टिक नॉब है और ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक है, तो प्री साइनेप्टिक चैनल्स में होते हैं यहाँ पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स, तो एक तरह के ब्रेक की काम करते हैं। अगर ये क्लोनिडिन यहाँ के बाइंड करेगा, मतलब ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है ना, तो यहाँ के इससे बाइंड करेगा, तो क्लोनिडिन जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा इधर इस पॉइंट पे, तो रोक देगा और नॉरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ नहीं होने देगा। तो अल्टीमेटली दे आर एक्टिंग एज अ ब्रेक टू द ये सिंपैथेटिक सिस्टम, तो सिंपैथोलाइसिस करा देगा। ठीक है, दूसरा, पेन सेंसिटिविटी को डिक्रीज करने के लिए वी आर गिविंग बुप्रेनॉर्फिन और मेथाडोन, पैथिडिन जो होता है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए देते हैं जब पेशेंट को हम नहीं चाहते कि उसको वो ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स आए, और पेशेंट की टॉलरेंस भी धीरे धीरे कम करना चाहेंगे हम तब। बाकी सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है, जीआई मोटिलिटी कम करने के लिए लोपेरामाइड दे दिया, ठीक है, माइल्जियास को कम करने के लिए एनिसेट्स दे दिए, एंटीमेटिक दे दिया नोजिया वॉमिटिंग वगैरह के लिए, और हाइड्रेशन प्रॉपर रखी पेशेंट की, सिम्टोमेटिक रिलीफ। बाकी एक्यूट, क्रॉनिक, मतलब एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स के रिलीफ के लिए और क्रॉनिकली मैनेज करने के लिए। अब आगे बात करते हैं हम, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट एटलीस्ट ये वाला पार्ट ख़त्म करते हैं। ओवरडोज थोड़ा डिफरेंट होगा इसके मुकाबले। ओवरडोज में मायोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, क्योंकि ओवरडोज का मतलब समझ रहे हो ना कि ओपियोइड बढ़ गया बॉडी के अंदर। ओपियोइड बढ़ गया मतलब कि ये सारी चीज़ें हो गई है, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो गई, एनी सर्च कम हो गया, एनी मतलब ओवरऑल नॉरेपिनेफ्रिन कम हो गया, पेन परसेप्शन कम हो रहा है, तो सिम्टम भी पैरासिम्पैथेटिक वाले ज़्यादा आएंगे, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो ओपियोइड वाले इफेक्ट्स है वो और प्रोफाउंड वे में आएंगे। ठीक है, तो देना क्या है, नैलोक्सोन देना है, वेंटिलेटरी सपोर्ट करना है पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो,
और वेट करना है, वेट एंड वॉच तो है, बाकी कंजर्वेटिवली मैनेज करना है, सिम्टोमेटिक रिलीफ करना ही है, सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना ही है। अब बात करते हैं हम ये जो बाकी एग्जांपल रह गए थे इसी में, टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस। फिर इस वीडियो को बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ओपियोइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जीसिया की बात करेंगे। तो मॉर्फिन क्या है, इट रेडिली डेवलप्स टॉलरेंस बिकॉज ऑफ वेरी एंड हैव अ वेरी हाई फिजिकल डिपेंडेंस। ये कोई नई बात नहीं है, जानने वाली भी। मॉर्फिन आज से इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, बहुत ज़मानों से इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। मॉर्फिन से ही सारा ओपियोइड की कहानी स्टार्ट होती है, ओपियम। तो ये है नोन इफेक्ट से ये। ट्रामाडोल इज़ द लीस्ट टॉलरेंट, मतलब सबसे कम टॉलरेंस डेवलप होती है ट्रामाडोल से, और देर इज़ नो ओपियोइड डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी की बात हो रही है। तो ड्रग अब्यूज़ पोटेंशियल सबसे कम होता है ट्रामाडोल का, बट फिर भी रहता है बहुत कम। इसके अलावा जो हमारे एगनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स है, पेंटाजोसिन, नाल्बुफिन, ठीक है, इनमें क्या है, बुटरफिनॉल, इन सब में सीलिंग इफेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में भी। सीलिंग इफेक्ट का सिंपल मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर डोज के बाद ना जो हमारे ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाले और एनाल्जेसिक्स इफेक्ट जो होते हैं, ये डोज बढ़ाने से नहीं बढ़ेंगे, बस उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनकी फिजिकल डिपेंडेंस भी बहुत कम होती है, क्योंकि जब इफेक्ट ही मान लो कि एक पर्टिकुलर लिमिट थ्रेशोल्ड जितना भी है इसका, वो टच कर जाता है, सीलिंग उसकी टच कर जाती है, अगर जिससे जो भी ग्राफ बना दिया और सीलिंग टच कर गई, अब तुम बढ़ा दो डोज, पर इफेक्ट तो इतना ही रहेगा। डोज भले ही कितनी बढ़ जाए इसकी, इफेक्ट मैक्सिमम पहुंच गया। ये इफेक्ट अगर इधर है तो बस पहुंच गया, ये अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बढ़ा दो डोज कितनी भी है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रिस्क भी कम रहेगा, पर इस चक्कर में एनाल्जेसिक इफेक्ट भी एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस की। नेक्स्ट पार्ट में ओपियोइड इंड्यूस्ड एनाल्जेसिया की बात करेंगे। ओके बाय।